जितेंद्र अवसरी का जातिवादी चेहरा पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं होगा। वो खाली दिखाता है मैं मुस्लिम की तरफ हूँ लेकिन मुस्लिम के खिलाफ है। वो दिखाता है मैं दलित की तरफ हूँ लेकिन दलित के खिलाफ है। वो खुद को इतना बड़ा जातिवादी है। तो वो जो चेहरा और कुछ सोर्स की वजह से उसने मेरा टिकट कैंसिल करवाया और हमारे आठवले साहब को खाली मंत्री पद दिए अकेले को, बाकी लोगों को क्या है, कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या भगवान भालेराव वाकई में ही जीतने के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से जो राजनीति कहीं ना कहीं मतभेद होता है कि ये भी एक तरीका होता है कि मतदाताओं को काटो, सामने वाले को कमजोर करो, उम्मीद कहीं ना कहीं जो है जीत की यदि बात करें इस बार की, तो सभी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनके लिए चुनौती है। शहर में विकास नहीं है 15-20 सालों से, वही चेहरे वापस आ रहे हैं। सभी ने सत्ता का भोग जो है खाया है, आप भी उप महापौर रह चुके हैं। तो ये क्या कोशिश है कि वाकई में जीत के लिए, या फिर जो है पुरानी रंजिश राजनीति के माध्यम से खत्म करने की? 25-30 हजार वोट मेरे पास है। इतना दावेदार, प्रबल दावेदार ना ओमी कालानी है ना कुमार आइलानी है। तो लास्ट के दिन पैसा बांटते और वोट लेते हैं। भगवान भालेराव का बिना पैसे का वोट है। लड़ाई चल रही उसमें पहले ही बार मराठी आमदार हो की आरोप लगाया कि जितेंद्र आवाड जिस तरीके से उन्होंने आपकी टिकट वहां से काट दी और कालानी परिवार की तरफ गई, होता है कि जो आपके आरपीआई के मतदाता थे वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आपके होने के बाद भी आपके मतदाता रहेंगे। जिस प्रकार से बात करेंगे तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बिगुल बज चुका है। उल्लासनगर विधानसभा की यदि बात करें तो चुनाव के समय में उलटफेर ना हो और नई तरीके की राजनीति देखने को ना मिला, ऐसा हो नहीं सकता। यदि बात करेंगे तो चुनाव में कल के दिन में आपने देखा होगा कि शहर में तुतारी से ओमी कालानी, बीजेपी से कुमार अलानी और भी जो बहुजन वंचित अघाड़ी से यदि बात करेंगे तो संजय गुप्ता, ऐसे उम्मीदवारों की घोषणा हुई थी 141 विधानसभा से। ऐसे में जो है लंबे समय से ये बातचीत चल रही थी कि कहीं ना कहीं इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भगवान भालेराव कोई ना कोई एक फैक्टर जो है ला सकते हैं। तो इसी की जो है चर्चा लगातार व्हाट्सएप मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी चल रही थी। तो इस बार किस प्रकार का जो है राजनीतिक बदलाव हुआ है उसको तो आपने सोशल मीडिया के माध्यम से देखा होगा कि भगवान भालेराव ने जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में प्रवेश किया और उम्मीदवारी जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के माध्यम से करेंगे इस चुनाव में, तो जानने की कोशिश करते कि इतना बड़ा जो फेरबदल हुआ। सबसे पहले यदि बात करें, चुनाव आने से थोड़े दिन पहले ही आरपीआई से जो है आपको निकाल दिया गया। उसके बाद आपकी लगातार कोशिश चल रही थी कि राकापा यानी कि तुतारी की तरफ से, शरद पवार गढ़ की तरफ से लगातार आपकी तस्वीरें आ रही थी, बैठक की बातें हो रही थी। तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में अचानक से ये जो है फैसला लेना, और ये किस तरीके की राजनीति? रिपब्लिक पार्टी में मैं 13 साल से अध्यक्ष हूँ और जब भी रिपब्लिक पार्टी के अंदर से मेरे को निलंबित किया गया, उसके बाद मैंने तुतारी का संभाल लेने का कोशिश किया राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार की तरफ से। मैं 2-2.5 महीने से उनके पास जाता था, उनको बोलता था मुझे आपका टिकट चाहिए, वो यस बोलते थे। लेकिन अचानक जब भी सीट बंटवारा हुआ, सीट बंटवारे में राष्ट्रवादी के पास जगह आई तो जितेंद्र आव्हाड ने, जो खुद को सोशल का एक चेहरा बताता है लेकिन एक जातिवादी चेहरा है। जितेंद्र अवसरी का जातिवादी चेहरा पूरे महाराष्ट्र के अंदर नहीं होगा। वो खाली दिखाता है मैं मुस्लिम की तरफ हूँ लेकिन मुस्लिम के खिलाफ है। वो दिखाता है मैं दलित की तरफ हूँ लेकिन दलित के खिलाफ है। वो खुद को इतना बड़ा जातिवादी है। तो वो जो चेहरा और कुछ सोर्स की वजह से उसने मेरा टिकट कैंसिल करवाया। तो मुझे लगा कि अभी अपने को जाना है और शरद पवार जिसे मेरा विश्वास था कि ये शाहू फुले अम्बेडकर के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है, लेकिन ये सब गलत है। वो मराठा के विचारधारा पे चलने वाली पार्टी है। खाली दिखावा करती है कि हमको दलित का वोट चाहिए, हम दलित को वोट देते, दलित को हमारे साथ है। तो ये झूठ है। कभी भी दलित के जनरल जगह पे दलित को वो टिकट नहीं देंगे, ये मैंने नजदीक से देखा है। तो मैंने सोचा अभी ऐसा पार्टी देखना चाहिए जहाँ पे जातीयता का कोई ये नहीं रहेगा। तो राज ठाकरे मेरे सामने आ गए, तो वो चेहरा ऐसा है, वो जात मानते ही नहीं। महाराष्ट्र के रहने वाला मराठी मानुस, वो उत्तर भारतीय हो, हमारा मुस्लिम हो, हमारा सिंधी हो, महाराष्ट्र में जो आदमी रहता है वो मराठी मानुस। ऐसा करके जो विचारधारा का आदमी था उनके पास मैं गया और उन्होंने मेरा
चुनाव लड़ने का फैसला सुना, मेरे को प्रवेश दिया और आज मेरे को एबी फॉर्म भी दिया। आरपीआई की यदि बात करें तो महायुति में जो है गठबंधन में है, सहयोगी दल है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र भर में जो है उन्हें टिकटें नहीं मिली, उन्हें जो है उम्मीदवारी नहीं मिली। तो क्या इसका आकलन पहले से आपने लगाया था कि आने वाले चुनाव में जो है आरपीआई के कोई भी उम्मीदवार जो है महाराष्ट्र में दिखाई नहीं देंगे? तो आपने जो है कोशिश की शरद पवार जी के पास जाने की, तो वहीं पे आपने अभी जो कि आरोप लगाया कि जितेंद्र आव्हाड जिस तरीके से उन्होंने आपकी टिकट वहां से काट दी और कालानी परिवार की तरफ गई। और एजेंडा जो कि महत्वपूर्ण ये है कि आपने कहा कि कहीं न कहीं जातिवाद होता है पार्टी में। ये तो राजनीति है, राजनीति में तो बिना जाति-पात के तो राजनीति हो ही नहीं सकती। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की यदि बात करें, तो कट्टर जो है मराठी समाज और मराठी मुद्दों को लेकर जो है चलते रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो आपके आरपीआई के मतदाता थे, वो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में आपके होने के बाद भी आपके मतदाता रहेंगे? मेरे साथ मेरे सब लोग हैं। आरपीआई से मेरे को निलंबित किया, मेरा सिंगल कार्यकर्ता भी आरपीआई में चला नहीं है और मुझे आरपीआई में एक मालूम है। आरपीआई में देखा हमारे अटौली साहब की हालत क्या है, एक जगह नहीं मिल रही। आज तुमने दोपहर को देखा होगा टीवी में, फडणवीस से मिले, शिंदे से मिले, एक जगह नहीं दे रहे। इतनी नौबत आ गई, हम लोग भीख मांग रहे हैं, हमको जगह नहीं मिल रही। तो ये गलत है, जगह देना चाहिए पार्टी का। एक मैं 90 से लेके 2000 तक पार्टी का एक दबदबा था, अभी है का? जो पार्टी आरपीआई एक विचारधारा की पार्टी थी, अभी हमारे आरपीआई के लोग भाजपा वालों ने लेके आरपीआई पार्टी खत्म कर दी और हमारे आठवले साहब को खाली मंत्री पद दिया अकेले को, बाकी लोगों को क्या है? कार्यकर्ता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। मैंने भी पिछली बार जो इंडिपेंडेंट खड़ा था, तो वो उनको पूछ के बोला, यार ऐसा नहीं होगा तो आदमी जिंदा कैसा रह सकता है, या पर राजकारण करने का है तो खड़ा रहना ही पड़ेगा ना। तो ये सब हमने देखा नजदीक से, तो भी मैंने पार्टी छोड़ी और उनको मैं बता के गया था, उन्हें मेरे को बाद में निलंबित किया। रह गई दूसरी बात आपने जो बताई, महाराष्ट्र निर्माण सेना, ये महाराष्ट्र के मुद्दे के ऊपर लड़ने वाली पार्टी। महाराष्ट्र का एजुकेशन अच्छा हुए, महाराष्ट्र का रोड अच्छा हुए, महाराष्ट्र के सब टैक्स खत्म हुए, महाराष्ट्र में लोगों को हेल्थ की समस्या जो है वो आने आगे चल के नहीं आवे, ये सब चीज पे महाराष्ट्र निर्माण सेना काम कर रही है। तो राज साहब ठाकरे कभी मराठी बोल के, मराठी लोग ही उनके पास है ऐसा नहीं है, उनके पास उत्तर भारतीय लोग है, मुस्लिम लोग है, उनके पास सब समाज के, गुजराती है, मारवाड़ी है, सब समाज के लोग हैं, हमारे सिंधी लोग भी वहाँ पे हैं। तो वहाँ पे ऐसा कोई जाति भेद नहीं है। उनके पास जो आता है वो महाराष्ट्र का रहने वाला है, वो मन सैनिक है, महाराष्ट्र सैनिक है, ऐसा करके संबोधते हैं। और वो विचारधारा मुझे पसंद आई और मैंने निर्णय लिया और उनसे पार्टी का टिकट लिया। आखिरी और काफी महत्वपूर्ण सवाल, जिस तरीके से शहर में चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, क्या भगवान भालेराव वाकई में ही जीतने के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं, या फिर जिस तरीके से जो राजनीति कहीं ना कहीं मतभेद होता है कि ये भी एक तरीका होता है कि मतदाताओं को काटो, सामने वाले को कमजोर करो, उम्मीद कहीं ना कहीं जो है जीत की यदि बात करें इस बार की, तो सभी जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं उनके लिए चुनौती है। शहर में विकास नहीं है 15-20 सालों से, वही चेहरे वापस आ रहे हैं। सभी ने सत्ता का भोग जो है खाया है, आप भी उप महापौर रह चुके हैं। तो ये क्या कोशिश है कि वाक़ई में ही जीत के लिए, या फिर जो है पुरानी रंजिश राजनीति के माध्यम से खत्म करने की? आप मेरे को बताइए ना, कौन आदमी के मैं ये काम कर रहा हूँ, किसका वोट खाने का काम कर रहा हूँ, वो पार्टी का नाम तो बताइए। मैं, मेरा खुद का वोटिंग है यहाँ पे उल्लासनगर शहर के अंदर, 15-16 हजार के आसपास मेरा खुद का वोट है। मनसे का वोट है 12-13 हजार के आसपास। मेरे पास अभी भी 25,000 के वोट है, 25-30 हजार वोट मेरे पास है। इतना दावेदार, प्रबल दावेदार ना ओबी कालानी है ना कुमार आइलानी है। वो लास्ट के दिन पैसा बांटते और वोट लेते हैं। भगवान भालेराव का बिना पैसे का वोट है। आप ये सोचो, पहली बात ना मैं वोट खाने के लिए किसका खड़ा हूँ, ना वोट किसको दिलाने के फायदा पहुंचाने के लिए मैं खड़ा हूँ। मैं खड़ा हूँ, मैं जीतने के लिए खड़ा हूँ। और शहर में उपमहापौर था तो कालानी के सामने का जो रोड है मेरे कार्यकाल में मंजूर हुआ है। मैं उपमहापौर था, आइलानी के सामने का रोड है मेरे कार्यकाल में मंजूर हुआ है। तो शहर के अंदर जो भी कामें हुई, जो 2.5 साल में हमने काम किया, महापौर आशान मैडम और मैंने जो काम किया है, वो लोगों को दिख रहा है। वो मेरे वार्ड में आपने देखा है, मेरा काम देखो, मेरे वार्ड में आप किधर जब घूमेंगे तो आपको किधर कहाँ पे भी रोड खराब नहीं दिखेगा। ये सब चीज है, मैं किसी का वोट काटने या इसके लिए नहीं आया, मैं खुद जीतने आया हूँ। और उल्लासनगर शहर को मैं बताना चाहता हूँ, उल्लासनगर में बदलाव लोगों को चाहिए।
और भगवान भालेराव ने बदलाव करेगा और पहला उल्लासनगर शहर 50 साल के अंदर ऐलानी कालानी ये जो लड़ाई चल रही उसमें पहले ही बार मराठी आमदार होगा। यहाँ पे एक और गौर करने वाली बात है कि जिस तरीके से अभी चुनाव आने हैं, मैनिफेस्टो सभी पार्टी के होते हैं, तो मनसे की तरफ से किस तरीके का मैनिफेस्टो है? क्योंकि जनता तक मैनिफेस्टो जब तक पहुँचाएँगे नहीं, तब तक किस तरीके से पता चलेगा कि क्या नीति रहेगी जीतने के बाद? पहली चीज तो है शहर के रास्ते जो बाबा आजम के जमाने के रास्ते वो सुधारना पड़ेगा। यहाँ पे जो व्यापारी शहर है उल्लासनगर में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग गोल मैदान में बनानी पड़ेगी। तो बोट क्लब में गरीबों के लिए अच्छे हॉल उपलब्ध करना चाहिए, हॉस्पिटल में अच्छी सुविधा होनी चाहिए, जो प्राइवेट चलाने को दिया है वो बंद करना चाहिए, कारपोरेशन चलानी चाहिए या गवर्नमेंट को देना चाहिए। तो उप महापौर महापौर तो रहने के लिए जगह नहीं है। महापौर आता है तो सेंचुरी क्लब में रहता है, वो सेंचुरी वालों का ही हो जाता है। तो ये सब चीजें बहुत अहम रहती है। शहर में ऐसा कौन सी चीज है का जिसको देख के बोलेंगे यार ये उल्लासनगर है। लोग बाहर के लोग बोलते हैं अरे उल्लासनगर बोलेगा तो गंदा शहर, उल्लासनगर बोलेगा तो पूरा गुनेगारी का शहर, उल्लासनगर बोलेगा तो भ्रष्टाचार का शहर। ये सब चीज मेरे को बदलना है। सबसे पहला मैं क्राइम खत्म करूंगा, भ्रष्टाचार खत्म करूंगा, फिर ये सब चीजों पे काम करूंगा और आपको दिखेगा आने वाले दिनों में। ये चुनाव जाने दो, 23 तारीख को रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और उल्लासनगर शहर में पहला नॉन सिंधी आमदार रहेगा। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो चुनावी रणभूमि तैयार है, 20 तारीख को जो है मतदान होने, 23 तारीख को चुनाव के नतीजे आएँगे, तो देखना दिलचस्प होगा कि इस रणभूमि में क्या बदलाव आता है या फिर जिस तरीके से शहर की राजनीति रहती है, उसी प्रकार से चलती रहेगी। कुणाल कपूर, बोल इंडिया।